नमस्कार। अतीत के पन्ने में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जिस विषय को चर्चा में ले रहा हूं वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संगठित रूप में प्रारंभ क्यों और कैसे। हम इस बात से काफ़ी हद तक परिचित हैं कि भारत में अंग्रेज़ों का आगमन कैसे हुआ, उन्होंने शासन संबंधी नीतियां कैसे अपनाई और उनके परिणाम स्वरूप हमने ये पाया कि 1857 हुआ, जिसको हम भारत के आज़ादी के संघर्ष में पहली लड़ाई के रूप में देखते हैं। बहुत बड़े स्तर पर यह हुआ, लगभग 6 लाख लोगों की शहादत उसमें रही। हमारे लिए भी ये महत्वपूर्ण था और अंग्रेज़ों के लिए भी काफ़ी प्रभावकारी रहा। उन्होंने इस घटना के बाद शासन व्यवस्था में कुछ इस तरह के परिवर्तन किए जिसके चलते हुए कंपनी राज समाप्त कर दिया गया। हमारा राज अंग्रेजी ताज को देकर ब्रिटेन की संसद के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। साथ में भारतीय संदर्भ में उन्होंने फूट डालो राजकुरों की नीति अपनाकर इस शासन को दूरगामी करने का प्रयास किया। दूसरी ओर भारतीय परिप्रेक्ष्य में विचार करते हैं तो ये समय है राष्ट्रीय आंदोलन के आगे बढ़ने का, और इस प्रक्रिया में भारत के राष्ट्र के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी साथ साथ चलती हैं। बहुत तरह की चुनौतियां थी, इसमें सीमाएं थी, और इन सब ने एक परिस्थिति पैदा कर दी कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन इसको संगठित रूप में आगे बढ़ाया जाए। यह हमारे इन पूर्वजों की कोई इच्छा नहीं रह गई थी, बल्कि आवश्यकता बन गई थी। और उस दौर के हमारे पूर्वज इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे कि अंग्रेजी शासन और सरकार मूलतः शोषण का पर्याय है। इन लोगों ने प्रशासनिक और आर्थिक तौर पर जो इस देश का ताना बाना बनाया है उसमें एकीकरण के चलते हुए कुछ लाभदायक पक्ष जरूर उभरे हैं, लेकिन उनका जातीय अहम, उनकी रंग भेद के प्रति नीति, उसके चलते हुए भारतीयों का जितना निरादर वो यहाँ करते हैं और इसके कारण भारतीयों का जो बाहर निरादर होता है उसके चलते हुए घृणा सी की स्थितियां बन जाती थी। और ये लोग यहाँ तक प्रसारित कर रहे थे अंग्रेज भारत के बारे में कि इन लोगों को केवल भय की भाषा समझ में आती है। इसके चलते हुए कहानी लगातार बदलती जा रही थी। पश्चिमी शिक्षा से वो प्रशासनिक खर्च पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, और जो इनके यहाँ वायसराय आने जाने की प्रक्रिया है उसमें एक ये तकरीबन कठोर नीति का व्यक्ति भेजते थे, बाद में दूसरे को उदारवादी दृष्टिकोण से भेजते थे। उदाहरण हमारे सामने है कि लॉर्ड लिटन नाम का व्यक्ति जो है बदनाम था अपनी नीतियों के लिए, और उसने जहां कठोरता की नीति अपनाई, अकाल की परिस्थिति में 1877 होते हुए महारानी का विशेष कार्यक्रम किया जिसको हम दरबार के नाम से जानते हैं। ICS की उम्र 21 साल अधिकतम से घटाकर 19 साल कर दी, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए। तो ऐसी चीजों से लोग खपा थे। दूसरी ओर रिपन जैसा व्यक्ति आया जो कंपैरेटिवली उदारवादी था, और उदारवाद के पहलुओं के चलते हुए उसके समय में एक विवाद हुआ जिसको हम इल्बर्ट बिल विवाद के नाम से जानते हैं। इस कानून के अनुसार या इस बिल के अनुसार भारतीयों को जजमेंट के मामले में हाई कोर्ट तक अपॉइंटमेंट की छूट दी गई, और वो यूरोपियों के फैसले भी कर सकते थे। इस तरह का फैसला रहा, और उन लोगों ने इसको जिस तरह से विरोध किया उसके चलते हुए हमारी शंकाएं मजबूत हुई, लेकिन दूसरी ओर हमने लड़ने का तरीका भी सीखा। हाँ, प्रेस ने, शिक्षा ने हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा नई तरह की सोचने की बात कही। पत्रिकाएं, चाहे संवाद कौमुदी हो या दैनिक बंबई हो, या फिर हम बाद के समय में ट्रिब्यून की बात करते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की बात करते हैं, इन्होंने लोगों में जागृति की परिस्थितियां पैदा की। मध्यम वर्ग के बीच में नौकरी के सवाल भी पैदा किए। हाँ, यातायात और संचार के जो साधन हैं
उनसे यात्राएं आसान हुई, सामान लाना ले जाना सुविधाजनक रहा, बैठ के आयोजित करने के लिए मीटिंग करना काफी आसान था और समाचार पत्र पत्रिकाएं आसानी से भेजी जा सकती थी। इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि इस दौर में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने लोगों के अंदर अंग्रेजी राज की वास्तविकता को बताते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि इस शासन को उखाड़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसके चलते चलते जैसे जैसे बौद्धिक वर्ग तरक्की कर रहा था, हमारे यहाँ संगठनों का निर्माण प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन पहली ऐसी संस्था थी जो 1843 में बनी। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आई, पूना सार्वजनिक सभा बनी, इंडियन एसोसिएशन बनी, मद्रास महाजन सभा बनी। यानी हमारे पूर्व संगठन बनाने लग गए थे और वो आगे चलने लग गए थे। और उन्हीं संगठनों के सिलसिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। हाँ, ये भी साफ है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि इसको डरफिन के दिमाग में ऐसा विचार आया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने 1898 में इस तरह का मत व्यक्त किया। लाला लाजपत राय का मत रहा कि अंग्रेज सुरक्षा वाल्व के रूप में इसको यूज करना चाहते थे। कई इसको रूसियों के भय की उपज बता रहे थे, थियोसॉफिकल बता रहे हैं कि हम इस तरह का कर पा रहे थे। वास्तविकता ये है कि अंग्रेजी शासन ने जिस तरह की क्रूरता, शोषण और दमन की नीति अपनाई थी, उसके चलते हुए हमारे यहाँ जागृति आई थी और उस जागृति का रिजल्ट यह था कि अंग्रेजी राज के प्रति हम सचेत होकर उनसे लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो इस तरह से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन संगठित रास्ते पर चलने की जरूरत काफी महत्वपूर्ण हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक महत्वपूर्ण अध्याय है और इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके संस्थापक होने का श्रेय एओ ह्यूम को जाता है। जरा विचार करें, ये एओ ह्यूम कौन था और क्यों ये ऐसा करना चाहता था। ह्यूम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी है जो 1849 में इस सेवा में आया था। 3 दशक से लंबा समय तक इसने भारत में सेवाएं दी। अंग्रेज इसको थोड़ा सा शंकी मानते हैं और ये कहीं कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये भारतीयों के प्रति ज्यादा झुका हुआ है। एक बार लॉर्ड नाथ ने तो इसको पद से हटाने की भी सिफारिश की थी और 1879 में इसको प्रमोशन देने की बजाय डिमोशन भी दे दी थी। रिटायरमेंट के बाद इसने शिमला में घर बना लिया था और इसके दिमाग में एक सवाल था कि मैं भारत को एक संगठन दे दूं। इस उद्देश्य से इसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जो वहां के स्नातक थे उनके एड्रेस लिए और उनको चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में बताया कि इस राष्ट्र की जरूरत क्या है और मुझे इस देश के नेक और सच्चे 50 लोग भी मिल जाएं तो मैं इस देश की शक्ल बदल सकता हूं। इस मानसिकता के साथ इसने चिट्ठी लिखी। दूसरी ओर भारत में जितने अंग्रेज अधिकारी थे, वायसराय डफरिन की बात करें या फिर अलग अलग प्रांतों के गवर्नर हैं उनकी बात करें, शीर्ष स्तर के अधिकारियों से बात करके इसको लगा कि कोई बड़ा विरोध मेरा इस दिशा में नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है। थोड़ा सा सकारात्मक इसने सोचा। ये इसी उद्देश्य से इंग्लैंड भी गया। वहां इसने डलहौजी से बात की, इवन लीटन से बात की और उस दौर के जो दूसरे लोग हैं उनसे बात की। हालांकि उन लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पर इसको मौके पर कभी भी नहीं कहा कि वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं कहीं जिस तरह का समर्थन मिल रहा था उससे थोड़ा सा संतुष्ट हो रहा था। तो दूसरी ओर जो इसने लगभग 700 के आसपास चिट्ठियां लिखी थी, उनमें से 400 के आसपास जवाब इसको मिले और भारतीय जो उस दौर के शिक्षित प्रतिनिधि थे, नेता थे, उनकी प्रतिक्रिया थी और उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया था। इस उद्देश्य से इसने भारत के अलग अलग हिस्सों का भ्रमण किया। कलकत्ता में 2-3 मीटिंग की, पुणे गया, बंबई गया, अलग अलग जगह पर, लाहौर में भी मीटिंग की और इसको लगा कि मुझे ठीक समर्थन मिल रहा है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो इस सारी तैयारी के बाद इसके मन में विचार आया भारतीय नेताओं से सहयोग करके कि हम एक अधिवेशन बुलाते हैं, मीटिंग बुलाते हैं लोगों की। और मई 1885 में इसने पत्र लिखे और सितंबर के महीने में पुणे में इस तरह की मीटिंग बुलाने का फैसला किया। लेकिन जून के महीने में क्या होता है
पूना में प्लेग आ जाता है और लगने लगता है कि ये मीटिंग संभव नहीं है, तो मीटिंग का स्थान बंबई कर दिया गया और दिसंबर के आखिरी सप्ताह में मीटिंग करने की बात रही। और इस तरह से एक विस्तृत संवाद के बाद ये प्रतिनिधि जो है पहले अधिवेशन हेतु 28 दिसंबर को बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इकट्ठे हुए। सारे देश से 72 प्रतिनिधि आए थे, जिनमें बंबई के 18, मद्रास के 8, पूना के 8, सूरत के 6, कलकत्ता के 3 और पंजाब से 1 लाला मुरलीधर थे, जो बेसिकली अंबाला के और वर्तमान हरियाणा के कहे जा सकते हैं। बैठक में 72 में से 39 वकील थे। इन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उनकी बातचीत में, उनके व्यवहार में कोई इस तरह की शब्दावली का प्रयोग ना हो कि सरकार की नाराजगी हो और सरकार को दमन करने का मौका मिले। आज हमें शायद ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन 1857 को ज्यादा समय नहीं हुआ था और जिस तरह से क्रूरता और दमन का प्रयोग अंग्रेजों ने किया था, किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए उसको भूलना संभव नहीं था। तो इनको एक किस्म से ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो इनको संरक्षण भी दे दे और उसके सहयोग से ये आगे भी बढ़े। तो इस अधिवेशन में इन लोगों ने लोगों के बीच में समन्वय, शिक्षित लोगों को इकट्ठित करने की बातचीत, एकता और प्रेम का संदेश देते हुए राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं को इकट्ठा करते हुए 12 महीनों की रूपरेखा बनाई और ये भी फैसला किया कि हम अगला अधिवेशन जो है इन्हीं दिनों कलकत्ता में आयोजित करेंगे। और WC बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ। इसमें अन्य जो आने वाले लोग थे उनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, नारायण गणेश या फिर डॉक्टर राकेश चारिये, ये लोग थे जो इसके संस्थापक थे। और जैसा कि मैंने पहले कहा, ये लोग बहुत सुलझे हुए थे। इनको मालूम था कि यदि सरकार को कहीं भी हल्की सी भी भनक ये लगी कि ये दोबारा से संगठित होकर हमारे लिए समस्या बनने वाले हैं, तो वो 1857 से भी बुरी तरह से कुचल देंगे। तो इसलिए इनको लगा कि हयूम जैसे व्यक्ति के साथ चल के उस तरह की परिस्थितियां नहीं होंगी और बिल्कुल ये 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में अंकुरित हुआ पौधा, उसको बाढ़ चाहिए थी, संरक्षण चाहिए था और उस बाढ़ और संरक्षण के सहारे ये संगठित आंदोलन आगे बढ़ता है और यही कांग्रेस आगे चलकर इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन को केंद्र में लेके आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से संगठित रूप में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जिस तरह से प्रारंभ हुई वह एक नई तरह की बात थी और राष्ट्र को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास था और यही से राष्ट्रीय आंदोलन हमें एक नई दिशा में गतिमान होता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद। जय हिंद।